Assalamu alaikum. Welcome to the Civil Engineering Hub. In this video, we will learn about the design of tension member. What are the tension members? The member that are subjected to the axial tensile force that are called tension members. When the tensile forces are acting on members, those members are known as टेंशन मेंबर्स दीज मेंबर टेंड टू इलोंगेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड। अगर किसी भी बेंड हुए मेंबर के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगेगी या बकल हुए मेंबर के ऊपर टेंसाइल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो उसको स्ट्रेटन अप करने की कोशिश करेगा। तो ये ही पर्पस होता है टेंसाइल फोर्स का, जो भी किसी भी मेंबर के ऊपर लगती है तो उसके अंदर सर्टेसिस प्रोड्यूस हो जाती हैं। Typical examples are the main members of trusses subjected to the tension. For example, जब हम किसी भी ट्रस स्ट्रक्चर के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके कुछ मेंबर जो हैं वो टेंशन में चले जाते हैं और कुछ कंप्रेशन में चले जाते हैं। अगर जो टेंशन मेंबर जाते हैं जिनमें टाई रॉड है, सर्टेन ब्रेसेस है, दे आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड्स। In general, the use of single structural shape is more economical than the built-up sections. सिंगल स्ट्रक्चर शेप जैसे कि एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, दीज आर मोर इकोनॉमिकल देन दी बिल्ट अप सेक्शंस इन केस ऑफ टेंशन मेंबर्स। बिल्ट अप सेक्शंस हमें कुछ ऐसे ख़ास मौके होते हैं जहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ जाता है, अदरवाइज हम सिंगल स्ट्रक्चर शेप्स जो हैं उनको ही यूज़ करते हैं एंड दीज आर द मोर इकोनॉमिकल देन बिल्ट अप सेक्शंस। अब बिल्ट अप सेक्शन जो है वो हमें कौन से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें ये है कि अगर टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ सिंगल रोल्ड सेक्शंस इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर उसकी टेंसाइल कैपेसिटी एक सिंगल रोल्ड सेक्शन की कम है तो हमें बिल्ट अप सेक्शन उधर बनाना पड़ेगा। बिल्ट अप सेक्शन होता क्या है, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा सिंगल स्ट्रक्चरल मेंबर्स को हम जोड़ते हैं तो वो बिल्ट अप सेक्शन बन जाता है। तो हमने देखा कि बिल्ट अप सेक्शन हमें कहाँ पे चाहिए, जब किसी एक मेंबर की या सिंगल रोल्ड सेक्शन की टेंसाइल कैपेसिटी सफिशिएंट ना हो। दूसरे केस में हम देखते हैं द स्लेंडरनेस रेशियो डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट रिजिडिटी। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है? के एल ओवर आर, effective length of over modulus of rigidity. The effect of bending combined with the tensile behavior require a larger lateral stiffness. और चौथे नंबर पे है अनयूजुअल कनेक्शन डिटेल्स। अगर हमारे पास अनयूजुअल कनेक्शन डिटेल्स क्या होती है, ये हम जैसे ही वीडियो में आके जाएंगे तो पता चलेगा। और लास्ट पे है कि एस्थेटिक्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शनल शेप्स की, क्योंकि सेक्शन जो है वो देखने में भी अच्छा लगे। अब हम देखते हैं कि ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन होता क्या है? इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ। मतलब फॉर किसी भी स्ट्रक्चरल शेप्स का, स्ट्रक्चर मेंबर का जो टोटल एरिया होता है दैट विल बी नोन एज ग्रॉस एरिया। द एलिमेंट विच आर डिसकंटिन्यू लेंथवाइज वो उसमें शामिल नहीं होते, जैसे कि लेसिंग एलिमेंट है या स्पेसर प्लेट है तो उनका एरिया इसमें शामिल नहीं होता। क्रॉस एरिया वो एरिया होता है जो कि टोटल एरिया होता है किसी भी स्ट्रक्चरल सेक्शन का। अगर ग्रॉस एरिया में से हम होल को पंच कर दें, ग्रॉस एरिया में से अगर हम होल को पंच कर दें तो बाकी रिमेनिंग एरिया दैट विल बी नोन एज नेट एरिया। When the tension member have holes punch in them, ग्रॉस एरिया में से अगर हम होल को पंच कर दें तो वहाँ पे फ्री स्पेसेस या खाली जगह बच जाएंगी और खाली जगह की वजह से उसका एरिया कम हो जाएगा। उस एरिया को, उस रिड्यूस्ड एरिया को हम बोलते हैं नेट एरिया। तो फेलियर जो है वो भी वीकर सेक्शन पे होगा। अगर हम किसी ग्रॉस सेक्शन एरिया से हम होल पंच कर लेंगे तो वहाँ पे वो एरिया जो है, वहाँ पे वो प्लेट जो है, वो मेंबर है, वीक हो जाएगा और जब टेंसाइल फोर्स उसके ऊपर लगेगी तो उसमें फेलियर भी वहाँ से ही अकर होगा। सो हमें पता चला कि अगर ग्रॉस एरिया में से हम होल पंच कर दें तो वो नेट एरिया होगा और नेट एरिया जहाँ पे हमने होल पंच किए होंगे वहाँ पे सेक्शन वीक होगा और फेलियर के ज़्यादा चांसेस वहाँ पर ही होंगे।
According to AISC D3.2, the net area of a member is the sum of the product of thickness and net width of the each element. जैसा कि इस फिगर में मैंने बताया आपको कि ये कोई भी मेंबर है जो कि डिसकंटिन्यू है लेंथ वाइज, इसका क्रॉस सेक्शन हमने इसके जो होल पंच किया था वहां से काटा, तो नेट एरिया क्या होगा, थिकनेस होगी और इसकी लेंथ होगी, जो जिसको डी से ज़ाहिर किया गया है इस फिगर में। तो अफेक्टिव एरिया क्या होता है हमारे पास, अफेक्टिव एरिया U इंटू ए एन होगा। यू होता है शेयर लैग फैक्टर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है शेयर लैग फैक्टर क्या है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अफेक्टिव एरिया होगा, शेयर लैग फैक्टर इनटू नेट एरिया। इस फिगर में बताया है कि एक गजर प्लेट है, उसके साथ एक सिंगल एंगल सेक्शन जो कि 3 बोल्ट्स की मदद से अटैच किया गया है। अब जो गजर प्लेट है वो नीचे वाली गजर प्लेट है और इसके साथ ये जो एंगल लगा हुआ है दैट इज सिंगल एंगल सेक्शंस। इस सेक्शन में जहाँ पे ये बोल्ट लगे हुए हैं गजर प्लेट के साथ, इस एरिया में तो है स्ट्रेस, लेकिन जो ये वाला एरिया है नॉन कनेक्टेड एरिया, ये नॉन स्ट्रेस्ड एरिया है। तो इस कनेक्टेड एरिया को जहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ स्ट्रेस लग रही होगी दैट विल बी नोन एज अफेक्टिव एरिया। द रिडक्शन इन एरिया फॉर वन फास्टनर। अब हम देखते हैं कि हम नेट एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कितने होल उसमें से पंच करेंगे तो वो नेट एरिया होगा, और उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा। इन फैब्रिकेटिंग द स्ट्रक्चरल स्टील विच इज टू बी कनेक्टेड विद रिवट और बोल्ट्स, द होल्स आर यूजुअली पंच लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवट और द होल। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चरल शेप में से किसी मेंबर में से हम होल पंच करते हैं, उसके ग्रॉस एरिया में से हम होल पंच कर लेते हैं, उस होल को पंच करते हुए उसका सराउंडेड एरिया जो है वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और उस होल बोल्ट को कसने के लिए उस होल के डायमीटर को भी थोड़ा सा बढ़ा रखा जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो कितना एरिया जो डैमेज होता है सराउंडेड सराउंडिंग एरिया, और हमें कितना डायमीटर का जो होल है होल डायमीटर हमें बड़ा रखना पड़ेगा बोल्ट को कसने के लिए। Furthermore, the punching of the hole is assumed to be damage even or even destroy 0.75 mm or more to the surrounding metals। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम कोई भी होल ड्रिल करेंगे तो उसका सराउंडेड एरिया एक तरफ का 0.75 mm डैमेज होगा। लाइक दोनों तरफ अगर हम बात करें तो 1.5 mm हो जाएगा। अगर हम किसी भी प्लेट में से होल को ड्रिल करते हैं तो उसके सराउंडेड एरिया 1.5 mm जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। For design, the width of the fastener hole shall be taken to 2 mm greater than the nominal dimension of the hole. The nominal hole are given in table 2.1। अब टेबल में देखते हैं कि बोल डायमीटर जो है हमारे पास अ, अगर 15 mm है और स्टैंडर्ड होल डायमीटर जो है वो 17 mm होगा। इसी तरह अगर हम ओवर साइज डायमीटर की बात करें तो वो 19 mm होगा। इन द सेम वे अगर बोल डायमीटर 18 है तो होल डायमीटर 2 mm बड़ा होगा दैट इज 20, और ओवर साइज 24। इसी तरह 20, 22 एंड 24। तो डायमीटर ऑफ द होल कंसीडर फॉर द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। तो इसके लिए अब देखो अगर हम बात करें रिवट की तो डाया ऑफ द रिवट प्लस 1.5 प्लस 1.5, इसमें जो पहला 1.5 है वो तो वही है कि जो 0.75 एक तरफ से 0.75 mm एक तरफ से डैमेज हुआ, दोनों तरफ को मिला के 1.5 हो गया। और दूसरा 1.5 वो है जो कि हमें एक्स्ट्रा विड्थ एक्स्ट्रा डायमीटर देना पड़ेगा होल को पंच करने के लिए कसने के लिए। करने से एक तो डैमेज हुआ और दूसरा थोड़ा सा बोल्ट को कसने के लिए हमें 1.5, तो टोटल जो है वो 3 mm हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। द डायमीटर ऑफ द रिवर प्लस 3 mm। डायमीटर ऑफ द स्टैंडर्ड होल की अगर हम बात करें तो उसमें होल प्लस 2 mm होगा। अगर स्टैंडर्ड बोल्ट होल की बात करें तो डी एच प्लस 2 होगा। अगर हम डायमीटर ऑफ द रिवर्ट की बात कर रहे हैं तो डाया ऑफ द रिवर्ट प्लस 3 mm, ये याद रखें।
The area of the hole to be subtracted from the width of the cross section is rectangular and equals to the diameter of the hole times the thickness of the metals. Like reduction in the area of one fastener. तो कैसे देखेंगे हम, अगर हमने एक जो रिवर्ट है उसको हमने पंच किया है, तो डायामीटर d प्लस 3 इंटू टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। इसी तरह डी एच जो डाया ऑफ होल होगा प्लस 2 mm इंटू टी, द थिकनेस ऑफ द प्लेट फॉर द स्टैंडर्ड बोर्ड होल्स। द रिडक्शन इन एरिया फॉर मोर देन वन होल, ये तो था फॉर्मूला अगर हमने एक फास्टनर को उसमें से पंच करना है। तो रिवर्ट के लिए हमने देखा कि डायमीटर प्लस 3 इंटू टी, और स्टैंडर्ड बोर्ड होल के लिए डायमीटर ऑफ द होल प्लस 2 इंटू टी। अगर हमने रिडक्शन इन एरिया फॉर मोर देन वन होल देखना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ होल्स को, डी डायमीटर प्लस 3 इंटू टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। In the same way, if we want to calculate the standard board hole, for that purpose we need to write this formula, that is n dh plus 2 into t। तो n is the number of holes, जितने भी होल हमने पंच करनी है, 3 है 4 है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ होल्स इन द क्रिटिकल फेलियर, एंड d is the diameter of the fastener, t is the thickness of the plate। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा नेट एरिया कैलकुलेशन के लिए, तो ग्रॉस एरिया माइनस नंबर ऑफ होल्स, डी इज द डायमीटर प्लस 3 इंटू टी, थिकनेस ऑफ द प्लेट। ग्रॉस एरिया जो है वो हम प्रॉपर्टीज टेबल से लेते हैं, जो कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे तो तब मैं आपको साथ साथ प्रॉपर्टी टेबल से इसका ग्रॉस एरिया भी देखना बताऊंगा। फॉर वर्टिकल फेलियर प्लेन व्हेन rivets are used in the above expression, the d plus 3 is to be replaced by dh plus 2 standard bolt hole, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। बोल्ट होल के लिए हमें d plus 2 करना है और रिवेट के लिए हमें d plus 3 करना है। और AISC J4.1 के मुताबिक जो नेट एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए 85% ऑफ ग्रॉस एरिया के। अगर इससे कम है तो मेंबर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, इससे ज़्यादा है तो सेफर रहेगा, लेकिन हम 85% तक जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम नेट एरिया और ग्रॉस एरिया कैलकुलेशन पे बात करेंगे। तो कीप वाचिंग सिविल इंजीनियरिंग हब।